तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कल पेपर होने वाला है आपका रीतिकालीन काव्य का, और ये जो है इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है फरवरी 2026 का, ठीक है, जिसका कोड है आपका देखिए BAHLN 201। क्या है? BAHLN 201, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। 2 मतलब 50% से भी ज़्यादा की आपको छूट है, और टोटल ये जो पेपर होगा ये होगा 70 मार्क्स का आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, रीतिकालीन काव्य में रीति का क्या अर्थ है। रीति मतलब क्या होता है? एक तरीका, एक ढंग, ठीक है, एक परिपाटी जिसके ऊपर ये काव्य लिखे गए हैं। जैसे कि अगर किसी अलंकार, किसी रस के बारे में बात की गई है तो पहले उसमें उसके विषय में कवि ने बताया है, उसके बाद में क्या किया है, उसी के ऊपर उसने अपनी रचना भी लिखी है। क्या हुआ कि उस समय के जो राजा वगैरह थे उनको लगा कि हम लोगों को भी इनकी काव्य वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए कवि क्या करते, इसीलिए इन्हें आचार्य रीतिकाल भी कहते हैं, क्योंकि आचार्यों का काम किया उन्होंने। पहले उस अलंकार या छंद को, उस चीज़ को उन्होंने समझाया, उसके बाद ही उसके लिए रचना की उन्होंने, ठीक है। तो अब ये मतलब एक परिपाटी पे थे, और इसीलिए जैसे गणित में पहले सूत्र दिया जाता है, उसके बाद कोई सवाल उसका सॉल्व किया जाता है, सेम उसी तरह। तो मेन बात यह है, और इसके ऊपर मैंने टॉपिक आपको बताया है, रीति की परिभाषा और लक्षण बताइए, ठीक है। रीति की परिभाषा और लक्षण बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा का परिचय देते हुए रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में घनानंद के काव्य का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। रीति मुक्त काव्यधारा का परिचय देते हुए रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में घनानंद के काव्य का विश्लेषण कीजिए। देखिए रीति मुक्त क्या है। देखिए सबसे पहला हुआ रीतिबद्ध। रीतिकालीन में 3 भेद हैं, देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध तो पहले उस अलंकार या जो रस छंद का जो है विवरण देते थे कि भाई ये आखिर होता क्या है, उसके बाद उसके ऊपर रचना करते थे, तब समझाते थे। रीति सिद्ध क्या होते थे, उस चीज़ को लिखते नहीं थे, उनको मानते थे वो उस परिपाटी को, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखते थे कि पहले उसका डेफिनेशन दें कि ये क्या है, उसके बाद उसके ऊपर रचना करें। बिहारी जी इसके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, देखें एक ही उनकी रचना है बिहारी सतसई, और आप ये देखिए उसी को लिखकर वो कैसे पूरे विश्व में जो है अमर हो गए हैं हमेशा के लिए। तो उसके बाद आता है ये रीति मुक्त काव्यधारा। ये लोग पूरी तरीके से अपने भावों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते थे, ये लोग नहीं ध्यान देते थे किसी रीति पर, ठीक है। तो ना तो ये रीतिबद्ध हुए, ना ये रीति सिद्ध हुए, और इनके रचनाओं में भाव पक्ष बहुत प्रबल होता था, और अलंकारों का अनायास प्रयोग ये लोग नहीं करते हैं। रीतिबद्ध में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तभी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और बिहारी में भी कहीं कहीं अलंकारों की अधिकता और दुरूहता आ जाती है, लेकिन ये जो घनानंद है, मतलब इन्होंने कवित्व और सवैये में ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा इनको आप आराम से गा सकते हैं, और ऐसा लगता है बिल्कुल शब्द चित्र जैसे ये खींच देते हैं। तो आप कवि घनानंद को पढ़िएगा। और प्रेम की पीर के कवि कहा गया है इन्हें, क्योंकि जो इनका हालांकि एक वेश्या से एक तरफा प्रेम था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थी, और उन्होंने सिरे से नकार दिया इनके प्रेम को भरी सभा में। लेकिन फिर भी घनानंद ने क्या कहा है, अति सुधो प्रेम है। मतलब प्रेम में कभी भी ये जो चीज़ें होती हैं कि आप लोग चालें खेलते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, नहीं। और प्रेम में क्या होता है, आदमी इतना प्रेम करता है किसी को, कोई अपेक्षा ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि आजकल तो किसी ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर आप लोग एसिड अटैक कर रहे हैं या आप आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए घनानंद ने ना तो आत्महत्या की है, ना एसिड अटैक किया है, ना अपनी प्रेमिका को बद्दुआएं दी हैं। उल्टा उन्होंने उनको इतना प्रेम किया है, विरह को इस तरीके से जिया है कि करते करते करते, क्योंकि सुजान तो उनको मिलने वाली नहीं थी। कहीं कहीं कृष्ण का और सुजान का इस तरह से वो जिक्र करते हैं कि सुजान में ही कृष्ण नजर आते हैं, धीरे धीरे वो कृष्ण भक्ति की तरफ जो है तत्पर हो जाते हैं। तो प्रेम अगर सच्चे मन से किया जाए तो वो ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता भी दिखा देता है दोस्तों, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखिए। तो और इन्होंने मतलब मेनली क्या विरह का वर्णन किया है। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आचार्य रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर सविस्तार से विवरण दीजिए। देखिए क्या हुआ ना कि कई आचार्य हैं, जैसे मिश्र बंधु हैं, उन्होंने अलंकार काल कह दिया,
रसाल जी ने इसे कलाकाल कह दिया है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा। इसके अलग अलग लक्षण हैं। देखिए, कई जगह तो लोग सोचते हैं ये क्योंकि दरबारी कवि थे, इन्होंने श्रृंगार का अति वर्णन किया है क्योंकि राजाओं के आश्रित थे, और जहाँ राजा होंगे वहाँ श्रृंगार की बात तो होगी। और एक क्या बात होगी, एक बात होगी वीर रस की। तो पूरे रीतिकाल में थोड़ा बहुत वीर रस का वर्णन हुआ है, ज़्यादा तो श्रृंगार का ही हुआ है। और वो एक सर्वोत्तम कवि कौन है वीर रस के जो रीतिकाल में हुए, हमारे भूषण जी, जिन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के बारे में लिखा है। तो कोई कोई श्रृंगार काल भी कहता है इस काल को, क्योंकि श्रृंगार की वो बहुत ज़्यादा रचनाएं हुई हैं इस काल में। तो इन्हीं सब, कुछ लोग कहते हैं कि इसको मतलब निम्न दर्जे का कहते हैं कि केवल श्रृंगार का ही वर्णन किया है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये कोई छोटा कार्य नहीं है, इन्होंने लक्षण ग्रंथों का मतलब जो है उल्लेख किया है और पहले हर चीज़ को लिखा है पहले कि भाई मैं रस किस अलंकार के बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसी के ऊपर उन्होंने रचना की है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो इन कवियों ने एक आचार्य का भी काम किया है, इसीलिए इसे आचार्य रीतिकाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं वैसे ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर जाकर देखिए। कवि भूषण के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन भी आपको बता चुकी हूँ मैं, इन्होंने वीर रस में की है ज़्यादातर। और शौर्य और ओजपूर्ण जो है इनकी भाषा है, प्रभावमयी, बहुत सुंदर और ब्रज भाषा है। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी रीतिकाल में कवि आपको मिलेंगे, सबकी भाषा आपको कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलेगी आपको, ब्रज भाषा मिलेगी। और ये जो रीतिबद्ध जो ज़्यादातर लिखा है, इन्होंने क्या किया है, संस्कृत साहित्यों को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और कई बार उसी की तरीके से रीतिबद्ध में आपको रचनाएं भी जो है मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन रीति मुक्त में उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं जो कवि हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा का परिचय करते हुए काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये मैं करवा दूंगी, एक ये क्वेश्चन छूटता है मेरा। अच्छा, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खंड ख आ जाता है, जहाँ पे 8 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल 32 नंबर का हो गया, वहाँ 38, यहाँ 32, तो इस तरीके से ये होते हैं पूरे 70 नंबर। तो देखो, श्रृंगार काल, जैसे अब पहला क्वेश्चन ही है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो श्रृंगार परक रचनाएं ही ज़्यादा लिखी हैं। राजा अधिकतर या तो युद्धों में लगे रहते थे या भोग विलास में लगे रहते थे, तो श्रृंगार की ही रचनाएं हैं ज़्यादा, तो इसे कुछ लोगों ने श्रृंगार काल भी कहा है। इसके ऊपर भी पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। रीति सिद्ध कविता का परिचय दीजिए, ये भी पूरा वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। रीति सिद्ध का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मैंने क्या बताया है आपको, बिहारी जी बताया है। अच्छा, अब देखिए, पद्माकर की कविता में प्रकृति चित्रण पर आप टिप्पणी कीजिए, लिखिए। ठीक है, फिर है मतीराम की कविता में श्रृंगार निरूपण पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है कविदेव की कल्पना शक्ति का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। देव के ऊपर मैं वीडियो ला चुकी हूँ, और पद्माकर और मतीराम मेरा अभी रहता है। ठीक है, रीतिकाल की नीति परक कविता पर टिप्पणी लिखिए, ये मैं अभी आपको करवा दूंगी। रीतिकालीन गद्य साहित्य पर संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये भी आपको करवा दूंगी। बिहारी की रचनाओं के साहित्यिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए, ये जो है आपको करवा दूंगी। वैसे मैंने बिहारी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, मेन परीक्षक को आपको कल को जो है रिझाना है, और रिझाने के सारे तरीके, किस आंसर को कैसे लिखना है, मेरे चैनल पर मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइन डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग ख़राब है या किसी की राइटिंग स्पीड कम है, आप लोग रेखा चित्र के माध्यम से, और जैसे ये कुछ विचारक हैं, जैसे आलोचक हैं, जैसे देव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, या उनकी कोई पंक्ति आप उद्धृत कर दें, तो इन सब चीज़ों से जो है मार्क्स पड़ते हैं। हर चीज़ को हाईलाइट करने का तरीका बताया है मैंने। अगर आपके पेन नहीं भी बदल पाते हैं आप, तो किस तरीके से कभी हैश, कभी स्टार, कभी स्क्वायर, कभी सर्कल, कभी स्टार, उसके ऊपर एन सर्कल कर दें आप, तो इन सब चीज़ों से कैसे हाईलाइट आप अपनी चीज़ों को करेंगे, तो वो सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, कल फतेह आपकी ही होनी है। धन्यवाद।